सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ी ब्रेकिंग निकल करके सामने आई है। सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी में आयकर विभाग ने सीज किए 1 करोड़ 12 लाख रुपए। ये जानकारी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मऊ, मैनपुरी के साथ ही कोलकाता, बेंगलुरु, कर्नाटक और एनसीआर समेत 30 जगहों पर एक साथ हुई थी छापेमारी। आयकर विभाग ने सिविल कंस्ट्रक्शन के कारोबार में करोड़ों रुपए के फर्जी खर्चों की गड़बड़ी पाई है। सपा नेताओं के ठिकानों से खाली बिल बुक्स, भारी मात्रा में स्टैंप, फर्जी सप्लायर के लिए साइन किए हुए चेक जब्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा नेता की एक कंपनी में 86 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति भी पाई गई है। फर्जी कंपनियों के जरिए 12 करोड़ रुपए की निवेश और आमदनी भी पाई गई है। एक सपा नेता की 11 करोड़ रुपए की फर्जी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट और करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति भी चिन्हित की गई है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के बेंगलुरु स्थित ट्रस्ट से खाड़ी देश के ट्रस्टों की डोनेशन के रूप में दिए गए हैं। कुल मिलाकर 80 लाख रुपए जो अभी तक सामने आई है। इसके अलावा केरला की मरकाजू सुकुआफाथी सुनैया ट्रस्ट और मरकज नॉलेज सिटी ट्रस्ट में पैसा भी ट्रांसफर किया गया है। तो लगातार इनकम टैक्स विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही थी और काफी कुछ अभी तक उसमें सामने भी आ चुका है। अभी तक जो 3 ठिकाने थे, इसके अलावा कई और ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कई स्टैम्प्स, कुछ लैपटॉप्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम चीजें बरामद हुई है और उसके बाद अब इनकी पूरी चेकिंग की जाएगी, इनको तहकीकात की जाएगी और उसके बाद क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी लगातार हो रही है। सपा का इसमें अपना अलग तर्क है कि पहले भी तो ये छापेमारी हो सकती थी इनकम टैक्स की ओर से, अब जब चुनाव नजदीक है तब जाकर ये छापेमारी की जा रही है। तो कई सपा नेताओं के घर पर छापेमारी और इसी पर यह अपडेट है। इसी पर फोन लाइन पर अधिक जानकारियों के साथ विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। विवेक, पहले तो ये कहा गया कि छापेमारी में कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। कहा यह जा रहा है करोड़ों रुपए सीज किए गए और साथ ही साथ कई डिवाइसेस भी मिले हैं। मैं चाहूंगी विस्तार से आप बताएं क्या कुछ अभी तक मिला आईटी के अधिकारियों को। जी देखिए, बिल्कुल 1.25 करोड़ रुपए के आसपास संपत्ति जो है कैश वो सीज किया गया है और ये बहुत बड़ी रकम है। इससे पहले कहा गया था, जो नीतू यादव थे उन्होंने खुद अपने लोगों से कहा था कि 1 लाख रुपए सिर्फ कैश मिला है और 400 ग्राम ज्वेलरी मिली है, लेकिन 1.25 करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ 12 लाख के आसपास आयकर विभाग ने खुद दी है जानकारी की इतना पैसा तीनों जो व्यक्ति हैं, तीनों नेता हैं, चाहे वो नीतू यादव हो, जैनेंद्र सिंह नीतू यादव हो या राजीव राय हो या मनोज यादव हो, उनकी जो खंगाले गए हैं, खाते खंगाले गए हैं, घर में तलाशी ली गई है, जो उनके प्रतिष्ठान है वहां तलाशी ली गई, तो वहां से रकम बरामद हुई है और 30 जगह पर लगातार ही छापेमारी की गई है। जैसा बताया जा रहा था कि लखनऊ, मऊ और मैनपुरी के 3 ठिकाने हैं, लेकिन कोलकाता तक इसकी आंच पहुंची है। कोलकाता में एक ऐसी कंपनी का नाम सामने आया है जो फर्जी कंपनियों के जरिए ट्रांजैक्शन कराती थी, तो उस कंपनी के लोगों से भी पूछताछ की गई है और ये छापेमारी अभी खत्म नहीं हुई है। छापेमारी माफ कीजिएगा भले खत्म हो गई है, लेकिन ये प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। इसमें अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी है, क्योंकि वहां पर जो खाली बिल बुक्स हैं वो अलग अलग कंपनियों के खाली बिल बुक्स मिले हैं। फर्जी सप्लायर को भुगतान करने के लिए साइन की हुई चेक बुक्स मिली हैं। एक ऐसी कंपनी है जिसके डायरेक्टर की 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय पाई गई है। जब आयकर विभाग वालों ने पूछताछ की है, उनकी टीम से बात की है, इन कंपनी के लोगों से जब सवाल जवाब किए गए हैं, तो डायरेक्टर ने कबूल किया है। छापेमारी तो खत्म हो गई है, लेकिन जो प्रक्रिया आगे बढ़ी है वो अब कहां तक बढ़ती है, क्या और निकल करके सामने आता है, क्या बड़े खुलासे होते हैं, इस पर भी लगातार नजर रहेगी, जिससे सपा वाले बेहद परेशान अब दिखाई दे रहे हैं। चुनाव के आते आते वो कह रहे हैं कि साजिश नहीं हो रहा है, मंशा है सरकार की इसलिए किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल आईटी के अधिकारियों के अपने दावे। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां होमगार्ड मुख्यालय की महिला बैरक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला होमगार्ड के साथ होमगार्ड अधिकारी का डांस करते हुए ये वीडियो सामने आया है। डांस कर रहा अधिकारी ब्लॉक ऑर्गेनाइजर बताया जा रहा है। होमगार्ड मुख्यालय में महिला होमगार्ड्स की ट्रेनिंग चल रही थी और उसी दौरान का ये वीडियो है। ट्रेनिंग कर रही महिला होमगार्ड के साथ डांस करते हुए ये अधिकारी जो आप इस वक्त वीडियो में देखेंगे वो नजर आ रहे हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वहीं उत्तरी भारत में
शीतलहर का असर भी लगातार बढ़ रहा है। बर्फीली हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। बढ़ती ठिठुरन और बर्फीली हवाओं को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने शासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यूपी के लोगों को शीतलहर से बचने के लिए पुराने रैन बसेरों में व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही नए रैन बसेरे बनाने के आदेश भी पारित किए गए हैं। साथ ही नए रैन बसेरे के लिए धन भी उपलब्ध करा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के हर जिले में गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए अलाव जलाने और कंबल बांटने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार शीतलहर से किसी गरीब की जान ना जाए, इसके लिए पहले से व्यवस्था का चाक चौबंद करने में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश भर में जिम्मेदार संस्थाओं को पर्याप्त धनराशि देकर रैन बसेरे बनाने के काम में तेजी ला दी है। सरकार की मंशा ये है कि जगह जगह रैन बसेरे बनाकर शीतलहर से निराश्रित, अक्षम और गरीबों को शरण दी जा सके। सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरे में साफ सफाई करने के साथ ही किसी तरह के अवैध कब्जे ना होने पाए, इस पर भी अधिकारियों को नजर रखनी होगी। वहीं सीएम ने सभी जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई निराश्रित या फिर गरीब सड़क किनारे खुले में सोता हुआ मिलता है तो उसे तुरंत ही रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। किसी भी जिले में शीतलहर से मौत होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो लगातार सरकार की ओर से सख्ती बरती जा रही है क्योंकि ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से सख्त निर्देश शासन को दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर या सड़क के किनारे सोता हुआ मिलता है तो तुरंत उसे रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। तो शीतलहर से बचने के लिए योगी सरकार ने तैयारी पूरी कर दी है। अधिकारियों को कह दिया कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें और जहां जहां पर भी गरीब हैं, निराश्रित हैं, उन तक आप मदद पहुंचाइए। इसी पर लखनऊ से अधिक जानकारियों के साथ शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं। सीधे शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, सबसे पहले तो कितनी ठंड है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और साथ ही क्या तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं? सीएम ने तो साफ कर दिया है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही होगी तो जिम्मेदारी तय की जाएगी अधिकारी की। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से लगातार जो पारा है वो गिरता जा रहा है और इसी के साथ में शीतलहर बढ़ती जा रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए गए कि सभी जगह पर शीतलहर से लोगों को बचाने की व्यवस्था की जाए। उसमें रैन बसेरों के लिए भी कहा गया है, जहां अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर अलाव की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। और खास तौर से जो डीएम है और जिलों के कप्तान है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो भी सुनिश्चित करें, अगर जरूरत पड़ती है तो देखिए इसमें जो पुलिस की गाड़ियां होती है उनकी भी मदद ली जा सकती है। यानी अगर मान लीजिए कहीं पर कोई सड़क पर सोता मिलता है या असहाय है कोई और उसको रैन बसेरे तक पहुंचाना है तो उसमें पुलिस की गाड़ियों का भी इस्तेमाल ऐसे में किया जा सकता है। दूसरी चीज अगर बात करें तो जो हाल ही में जो लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश, अगर हम लखनऊ के संदर्भ में बात करते हैं तो वो खुद निरीक्षण पर भी निकले थे कि जो रैन बसेरे तैयार किए गए लखनऊ में उनकी व्यवस्था क्या है। और उन्होंने यहाँ पर तमाम जो रैन बसेरे हैं, चाहे वो बात करी जाए जिया मऊ क्षेत्र की या और तमाम जो रैन बसेरे हैं, उन क्षेत्रों में निरीक्षण भी किया था, हालात को देखा था, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं और जहाँ पर जो थोड़ी बहुत कोई कमी मिली तो कहा था कि समय रहते उनको दुरुस्त किया जाए। और अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी रैन बसेरे हैं वहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ की जब हम बात करते हैं, चाहे वहाँ पर उनके लिए साफ गद्दों की व्यवस्था की बात की जाए, चाहे उनके ओढ़ने के लिए रजाई की, कंबल की, इसकी बात की जाए, साथ में जो बेसिक जो फर्स्ट एड के नाम पर जो मेडिसिन होनी चाहिए यहाँ पर उनकी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, पीने का पानी, ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर करने के लिए कहा गया है और साफ सफाई रखने के लिए कहा गया। और सभी डीएम को जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी है कि वो लगातार निरीक्षण करें और ये देखें कि जो निर्देश दिए गए, जो व्यवस्थाएं रैन बसेरों में होने चाहिए वो सुनिश्चित हो रही है नहीं। और देखिए इसके अलावा कई तमाम रैन बसेरे तो सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, इसके अलावा तमाम संस्थाएं भी अपने रैन बसेरे अब लगातार जगह जगह लगा रही, क्योंकि जैसे जैसे अब शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है तो ऐसे में देखिए तमाम लोग हैं। जैसे अगर बात की जाए सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो होती है रिक्शा चालक जो है, जो बाहर से आकर दूसरे शहरों में रिक्शा चला रहे हैं, रेहड़ी पटरी वाले, ऐसे तमाम लोग हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं, अलग या ग्रामीण क्षेत्र से आकर शहर में काम कर रहे हैं और रात में जहां जगह मिली वहां पर सो गए। तो ऐसे में ये लोग जो है इनको बचाया जा सके इसे लेकर निर्देश दिए गए। सबसे ज्यादा अगर देखिए जो निगरानी की बात की जाए तो नदियों के किनारे या नदियों के ऊपर जो पुल बने होते हैं कहीं पर भी, वहां पर देखा जाता है कि इस तरह के लोग जो है कई बार पतला आता है, कंबल लिया है, सो रहे हैं, तो उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारी वो तैयारी है और ये साफ निर्देश है कि कोई भी खुले में नहीं सोता मिलना चाहिए और जो भी ऐसे अगर कोई दिखता है लगातार पुलिस जो है वो अपनी पेट्रोलिंग करती रहे। अगर कहीं पर कोई दिखता है तो उसको वहां से शिफ्ट किया जाए जो नजदीकी रैन बसेरा है। रैन बसेरों को देखिए वैसे तो सबकी आइडेंटिटी लेनी है, आधार कार्ड लेने हैं, जिससे सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके, कोई गलत व्यक्ति आकर न ठहरे। लेकिन ये भी निर्देश है कि अगर ये चीजें नहीं है तो ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दिया जाएगा, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और साथ ही
जो अलाव के निर्देश हैं वो जो कॉमन प्लेसेस हैं वहाँ पर तो हैं ही, साथ ही रैन बसेरों के बाहर भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो अलाव की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये वो निर्देश हैं जो दिए गए हैं। बहरहाल ये मानकर चलिए अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है, तमाम जगह जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अपनी पेट्रोलिंग को और बढ़ा देंगे, वो अपनी जो निगरानी और बढ़ा देंगे, जिससे वहाँ पर इस निर्देश को फॉलो करवाया जाए और जो मंशा है सरकार की वो मंशा ग्राउंड पर भी दिखाई दे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज सोनभद्र के दौरे पर होंगे। यहां वो जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही सीएम सोनभद्र को 500 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी देंगे। सीएम का सोनभद्र दौरा सियासी मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। ये दौरा केवल जनविश्वास यात्रा में शामिल होने पर ही नहीं है, बल्कि सोनभद्र सुरक्षित सीट पर सियासत से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। सोनभद्र में आज सीएम एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि यूपी की सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की नजर प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा सीटों पर है। पिछले दिनों मायावती ने सुरक्षित सीटों को लेकर बड़ा ऐलान किया था, जिसके तहत पिछले कई दिनों से बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रदेश के सुरक्षित विधानसभा सीटों पर ही रैलियां और जनसभाएं कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। आपको ये भी बताएं कि सोनभद्र की 2 विधानसभाएं अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सीटों में आती है और इसीलिए सीएम योगी का आज का सोनभद्र का दौरा सुरक्षित सीटों की राजनीति में भाजपा का अहम कदम माना जा रहा है। सोनभद्र में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिससे 2 विधानसभा की सीटें घोरावल और रॉबर्ट्सगंज हैं, वो सामान्य सीटें हैं, तो वहीं 2 विधानसभा सीटें ओबरा और धुद्दी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 2017 में भाजपा ने 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट पर एनडीए गठबंधन की अपना दल ने जीत दर्ज की। इस तरह जिले की 4 विधानसभा सीटों को एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। आज भी जब सीएम सोनभद्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार अपने आप को भाजपा यहां से मजबूत करने की कोशिश में है। और इसे आप सुरक्षित सीटों की सेंधमारी भी कह सकते हैं। जब वहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ होंगे तो क्या वो कहते हैं, क्योंकि साधने की पूरी कोशिश होगी। पिछली बार का जो परफॉर्मेंस रहा था भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए ने कुल 4 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। इस बार भी उसी जीत को दोहराने की बड़ी चुनौती है। लोग किस तरीके से वहां पर सरकार के कामकाज को देखते हैं, इस पर भी मुहर क्या लोग लगाएंगे, इसका भी इंतजार सरकार को है। और चलिए अब वक्त हो चुका है धुआंधार 22 का। गोंडा पहुंची भाजपा की जनविश्वास यात्रा। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, एक भी दंगा नहीं हुआ, जनता का आशीर्वाद मोदी और योगी के साथ है। अयोध्या के गोसाईगंज में सपा ने किया पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा, मल्लाह ही डुबाएगा भाजपा के नाव। फर्रुखाबाद में भाजपा किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने किया किसान सम्मेलन। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मोदी सरकार की तरफ से किसानों के हित में किए गए काम किसानों को बताए। लखनऊ रैली में निषाद आरक्षण की घोषणा नहीं होने से नाराज संजय निषाद हुए शांत। एबीपी गंगा से बातचीत में कहा, यूपी सरकार ने रजिस्ट्रार को पत्र लिखा, जल्द निषाद आरक्षण का मुद्दा सुलझेगा। हाथरस में भाजपा के जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। कहा, 24 घंटे बिजली पाने के लिए दोबारा भाजपा को जिताएं, भाजपा सरकार कर रही है अच्छा काम। चलिए दीपा, अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाती हूँ आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, क्योंकि चुनावी खबरों के बीच में हमारी नज़र भी लगातार रहती है और भी खबरों पर जो गैर चुनावी हैं दर्शकों तक पहुंचना बेहद ज़रूरी होती है। इसलिए हम चुनावी शोर के बीच भी उन अहम खबरों पर लगातार नज़र बना करके रखते हैं, ताकि कोई भी अहम खबर हमारे दर्शकों से छूटे नहीं। हर खबर से वो तारुफ हो, हर खबर उन तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल दीपा, मैं आपको बता दूं आज क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर हंगामे के पूरे आसार। इससे पहले भी हंगामा हम देख चुके हैं। माना जा रहा है कि इस हंगामे के बीच तय समय से पहले ही आज संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है।
पूर्व तय कार्यक्रम के मुताबिक 29 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को खत्म होना था, लेकिन पिछले कई दिनों से सदन में विपक्षी टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर हंगामा कर रहा है, जिसको देखते हुए आज सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। दीपा, ओवर टू यू। बिल्कुल गुंजन, अब देखना ये होगा कि आज टेनी के मसले को लेकर क्या होता है। हालांकि हंगामा होने के पूरे आसार हैं। कल भी जिस तरीके से हंगामा हुआ, विपक्षी लगातार लामबंद है और ये कहा जा रहा है कि जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक विपक्ष शांत नहीं बैठने वाला है। अब आज भी ये कहा जा रहा है और गुंजन आ चुकी है, ये कहा जा रहा है कि अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही को स्थगित हो सकता है कि किया जा सकता है। और अब वक्त हो रहा है एबीपी गंगा के खास शो क्या चल रहा है का। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता अमर सिंह पहुंचे चाय की दुकान पर। अमर ने वहां चाय की चुस्की के साथ लोगों की राय भी जानी है, तो आइए देखते हैं नोएडा में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमर सिंह। उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है, लेकिन सियासी गर्माहट का तापमान जानने के लिए आज हम नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा विधानसभा ही लगती है। पंकज सिंह यहाँ से विधायक हैं। सुबह सुबह मिश्रा जी की चाय की दुकान पे हम आए हुए हैं और यहाँ हम लोगों से जानेंगे, यहाँ कई लोग चाय पीने आए हैं, कि क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है यूपी चुनाव को लेकर के। यहाँ कई लोग खड़े हैं। भैया, आप तिलक विलक लगा के सुबह सुबह ठंड में नहा के आ गए हैं, बताइए क्या चल रहा है दिमाग में आपके? क्या यूपी चुनाव आ रहा है, अगले साल चुनाव होना है, क्या चल रहा है दिमाग में? किसे वोट देंगे? क्या मुद्दे होंगे आपके? शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। भैया, हम बहुत जगह जाते हैं, बहुत से लोग हमें मिलते हैं। पहली बार, मतलब मैं जितने दिन से कवर कर रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा कि शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शुक्ला है। शुक्ला जी, क्या शिक्षा मुद्दा होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अभी तक मतलब सरकारों में ये मुद्दे नहीं रहे हैं, शिक्षा मुद्दा नहीं रहा? भारत पहला ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा को लेकर रिसर्च और एजुकेशन पे बात हुई है, लेकिन अभी भी अगर आप देखा जाए तो शिक्षा की दृष्टिकोण से हम बहुत पिछड़े हुए हैं। शिक्षा प्रणाली कुल मिला के आप मुद्दा बता रहे हैं। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भैया से बात कर रहे थे, हम लोग यूपी चुनाव को लेकर बात करने निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। और आपके हिसाब से क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पे लोग वोट देंगे? नोएडा में रहते हैं आप। सबसे पहली चीज़ तो विमेन सेफ्टी सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा भी उसके बाद। और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनय विक्रम सिंह। विनय विक्रम सिंह जी, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हावी रहेंगे? अब मेरे हिसाब से जो नई चीज़ें हैं उनकी तरफ, जैसे अभी रिसेंट जो हम देखें, तो जैसे उन्होंने खाद फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया, उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस कर दिया। भैया, आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप अभी आए हैं यहाँ पे चाय की दुकान। क्या नाम है भैया आपका? आशीष गुलाटी नाम। आशीष गुलाटी। अरे ये भैया, ये लाइटर आपका बड़ा लहर रहा है। हाँ, आशीष गुलाटी जी, बताइए क्या मुद्दे रहेंगे आपके हिसाब से यूपी चुनाव? मुद्दे विकास के मुद्दे रहेंगे। और बताइए, विकास करा नहीं करा? 4.5 साल में हमारे हिसाब से बिल्कुल विकास हुआ है। विकास का मुद्दा रहेगा और हमें पूरा विश्वास है यूपी की मोदी आदित्यनाथ जी की सरकार ही आएगी दोबारा। अखिलेश जी की सरकार आई थी 5 साल में, अखिलेश यादव जी ने क्या विकास करा था? अखिलेश जी ने उससे 5 साल वाले मायावती आई थी, उसने क्या विकास करा था यूपी में? कोई विकास नहीं होता हमारे हिसाब से। आइए आपसे भी बात कर लें। हम जब ये प्रोग्राम शुरू करने वाले थे तब हमें बताया गया था कि ये भैया मूंग मगेर हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन ये इशारों की भाषा समझते हैं। भैया, किसकी सरकार आएगी? कमल या साइकिल? साइकिल या कमल? कमल का फूल। कमल का फूल आएगा इनके हिसाब से। इन्होंने इशारों में अपनी बात बताई है। 101% बीजेपी ने। मुझे ये बता दो, कौन सी बीजेपी जब से आई है? नहीं, हम बताना, आप बताओ। आप हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज की। कभी मजदूर की मजदूरी बढ़ी? से उभरने के लिए, जैसे कोरोना का समय आया है, हर चीज पे महंगाई बढ़ी है। आप एक पैंडेमिक से जूझ के अब धीरे धीरे जीडीपी पे। दो समर्थक आपस में बैठ गए हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं आएगी, ये कह रहे हैं सरकार आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी भाई, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। बिल्कुल आएगी इस बार। 3.5 हम तीनों, हम बात है कि इसमें भिड़ने की कोई बात नहीं है गुड्डू जी। नहीं, आप तो अपनी अपनी इच्छा है, अपना मानना, ठीक है। आप कहते नहीं आएगी, आपके हिसाब से नहीं आती होगी। मेरे हिसाब से भरपूर काम करे हैं। मैं कहता हूँ किस आदमी के काम नहीं करा। जोड़ी हैं, गाँव से सड़कें जोड़ी हैं, मंदिर जोड़ा, इतना काम किया है। उसने काम। चलो अच्छे भैया, आपकी सबसे कम मौतें हुई हैं, अगर आप इस बात का रिकॉर्ड देखिए। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला। अच्छी बात है भैया। नहीं, अच्छी बात है भैया, लेकिन मेरे को एक चीज बता दो कि कोरोना में जब इसको पता चल गया था दूसरी लहर आने वाला, तैयारी क्यों नहीं करी? तैयारी क्या होती है? तैयारी तो कर रहे हैं। क्या 1 महीने में बनती है वैक्सीन? 1 महीने में बनती है। एक साल लग गया हुआ वैक्सीन बनती है। दूसरी बार में कितने आदमी मरे? देखो भैया, आराम से। यूपी का यही आनंद है कि आपको सड़क पर 2 अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, अपने अपने तर्कों से। उनका भी तर्क सही है। मैंने चाय पी ली है।
उनका भी तर्क सही है, उनका भी तर्क सही है। गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा में हम मौजूद थे, जहां लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया क्या उनके मुद्दे हैं। कुछ लोगों में नाराजगी है, कुछ लोग खुल के सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ सरकार आएगी, योगी जी की सरकार आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएगी। सबके अपने अपने तर्क हैं। हमारी ये चुनावी कवरेज यात्रा जारी रहेगी। नोएडा से विपिन कुमार के साथ मैं अमर सिंह, ABP गंगा।